अब पढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉली which means many plus morphs which means forms which together means many forms। पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है पॉली जिसका मतलब होता है मेनी, और दूसरा वर्ड है मॉर्फ्स जिसका मतलब होता है फॉर्म्स, और दोनों को मिलाने के वर्ड का मतलब निकालेंगे तो मेनी फॉर्म्स हो जाएंगे, यानी कि अनेक रूप हो जाएंगे। ठीक है, अनेक रूप जैसे कि एक आदमी है, वो शक्तिमान भी है और गंगाधर है, पर आदमी एक है पर रूप इसके दो हो गए। जैसे हम लोग हो गए, हम जब पढ़ने जाते हैं तो हो जाते हैं वहाँ पर स्टूडेंट, और जब दुकान में सामान लेने जाते हैं तो हो जाते हैं कस्टमर। Polymorphism in C++ is when the behavior of the same object or function is different in different contexts। C++ में polymorphism वहाँ आपको देखने को मिलता है जैसे कि उस ऑब्जेक्ट का नाम एक है पर काम दो दो कर रहा है। बेस्ट एग्जांपल आपको रहेगा प्लस ऑपरेटर। ठीक है, प्लस ऑपरेटर क्या करता है कि इंटीजर को जोड़ने का काम करता है, यानी इंटीजर को मैथमेटिकली जोड़ता है। और प्लस ऑपरेटर क्या करता है, स्ट्रिंग को कैलकुलेट करता है, दो स्ट्रिंग को मर्ज करके हमें शो कर देता है। और जबकि इंटीजर रहा तो मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट करेगा, तो इसका प्लस ऑपरेटर एक ही ऑपरेटर पर काम दो दो कर दे रहा है। जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अगला है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के भी दो टाइप है, फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के एक ही टाइप है जो कि वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज डन बाय ओवरलोडिंग एन ऑपरेटर और फंक्शन। It is also known as static और early binding। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग ऑपरेटर या फंक्शन को ओवरलोड करके इसको अचीव करते हैं। इसको हम लोग स्टैटिक और अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं। Why is it called compile time polymorphism? हम लोग इसको compile time polymorphism क्यों बोलते हैं? Overloaded function are called by comparing the data types and number of parameter। जब हम कोई भी फंक्शन को ओवरलोड करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका डाटा टाइप या नंबर ऑफ पैरामीटर के अनुसार उसको कंपेयर करते हैं। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द कंपाइलर एट द कंपाइल टाइप। और इस टाइप का डाटा पहले ही से कंपाइलर को पता रहता है। जैसे कि फंक्शन का नाम एक ही रहेगा पर उसका डाटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट रहेगा सभी फंक्शन में। या तो आर्गुमेंट हम लोग उसमें ज़्यादा बढ़ा देंगे, किसी में एक आर्गुमेंट ले रहा था पर डाटा टाइप सेम ही है पर एक से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन ओवरलोडिंग हम लोग फंक्शन वाले वीडियो में पढ़े थे, फिर इसमें भी पढ़ेंगे। Thus the suitable function to be called will be chosen by the C++ compiler at the compilation type। तब क्या होता है कि जब कंपाइल होता है तो वो कंपाइलर खुद ही चूज कर लेता है कि हाँ इसमें मेरा इंटीजर टाइप का डाटा मांग रहा है और किसमें स्ट्रिंग टाइप का मांग रहा है, किसमें फ्लोट टाइप का मांग रहा है। फंक्शन का नाम सेम ही है पर वो आर्गुमेंट और डाटा टाइप के आधार पर वो चेक कर लेता है कि हाँ मुझे इसमें ये रन करना है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो एक एक करके जानते हैं। पहले फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में जानेंगे। व्हेन वी हैव टू फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। जब हमारे पास दो पैरामीटर है, ठीक है, नाम सेम है पर पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट हो गया। हमारे पास दो गया, 3 5 10 कितने भी हो सकते हैं पर उनके पैरामीटर का नाम डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन आर कॉल्ड डिपेंडिंग ऑन द नंबर एंड डाटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर, दिस इज नॉन एज ओवरलोडिंग। और जो मेरे पास जो भी 5 10 जो भी थे डाटा टाइप, वो क्या डिपेंड करेगा, वो डाटा टाइप के आधार पर या नंबर ऑफ पैरामीटर, कोई एक पैरामीटर लेगा, कोई दो लेगा, कोई 3 लेगा, कोई 4 लेगा, कोई मिक्सचर लेगा। क्योंकि मतलब कोई सेमी डाटा टाइप ले रहा है, 3 टाइप का डाटा टाइप ले मतलब 3 पैरामीटर ले रहा है। कोई क्या कर रहा है कि 2 ही डाटा टाइप ले रहा है पर डिफरेंट डिफरेंट ले रहा है, पर नाम सब फंक्शन का सेम ही रह रहा है, तो वहीं पर फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। यहाँ पे लिखा भी गया है, फंक्शन ओवरलोडिंग कैन बी अचीव थ्रू द फॉलोइंग टू केस। हम लोग दो केस में अचीव कर सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। द नेम ऑफ द फंक्शन एंड रिटर्न टाइप आर द सेम बट
डिफरेंट इन द टाइप्स ऑफ पैरामीटर। फंक्शन का रिटर्न टाइप और नाम दोनों सेम रहेगा, पर उसके जो टाइप होंगे, आर्गुमेंट का टाइप, वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। द नेम ऑफ द फंक्शन एंड रिटर्न टाइप आर द सेम बट दे डिफरेंट इन द नंबर ऑफ आर्गुमेंट। फंक्शन का रिटर्न टाइप और नाम सेम रहेगा, पर नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो मैंने बोला था ना, कोई एक लेगा, कोई दो लेगा, कोई तीन लेगा, वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ poly.cpp। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक C++ का कोड लिखूंगा, हैच इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, फिर इसके बाद इंट मैन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस रिटर्न 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊंगा। इस क्लास का नाम देता हूँ माई क्लास। क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। और यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ, इस वेरिएबल को देता हूँ प्राइवेट। प्राइवेट पब्लिक जो देना है वो आपके ऊपर है। मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका मैं नाम देता हूँ नम, और इसमें पास कर दूंगा 11। और एक और वेरिएबल बनाऊंगा फ्लोट, और इस फ्लोट वेरिएबल का नाम देता हूँ नम एफ। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 8.5। ठीक है, अब फ्लोट है तो लास्ट में एफ लगा दूंगा। और भी डाटा टाइप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे बना सकते हैं। और फिर इसके बाद मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाऊंगा और यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा void। पहले सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं, और जिस फंक्शन टाइप का कुछ रिटर्न टाइप नहीं चाहिए तो void लिख दो, उस फंक्शन का नाम लिख दे दो माई। फिर क्या, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। अब इसमें फंक्शन में लिखो क्या कुछ पैरामीटर चाहिए, किस टाइप का पैरामीटर चाहिए, तो इंटीजर टाइप का चाहिए। और एक यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, जो भी टास्क करना है तो सी आउट करो। और यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट करना है तो इंट वैल्यू इज में यहाँ पे शो करता हूँ। ठीक है, इंट वैल्यू इज लिखा रहेगा। इसके बाद क्या करूँगा, ये इंटीजर टाइप का पैरामीटर लेगा जो कि ए में आएगा। ठीक है, तो इस ए को यहाँ पे लिखूंगा और किसको जोड़ दूँ, इस नाम को जोड़ देता हूँ, इस नाम को जोड़ दूंगा। और एक और मैं फंक्शन बना लेता हूँ। तो रिटर्न टाइप void लिखा, पर फंक्शन का नाम सेम ही रहेगा। हमने इसे पहले पढ़ा था, रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम सेम रहेगा, पर इसके आर्गुमेंट और डाटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो इस बार ये क्या करेगा, फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेगा। इसके अंदर लिखता हूँ एफ, और मैं क्या करता हूँ, इसमें भी एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, सी आउट कर दो फ्लोट वैल्यू। ठीक है, फ्लोट वाले ये मीनिंगफुल मैं नहीं लिख रहा हूँ जैसे कि कुछ सोच के लिखता, पर ऐसे में लिख दे रहा हूँ कि बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्या करूँगा, इस एफ को जोड़ दूंगा और ऊपर मेरे पास क्या है, नाम एफ है ना, दोनों को जोड़ दूंगा, आउटपुट हमें लिख जाए। ठीक है, और एक और मैं फंक्शन आता हूँ वाइट टाइप का, और इस फंक्शन का नाम माई फन देता हूँ। और ये क्या रहेगा, इंटीजर टाइप का, एक नहीं दो लेगा। ठीक है, इंट ए और इंट बी, और ए सी आउट कर दूंगा डबल इंट वैल्यू। ठीक है, और किसको किसको जोड़ना है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ, ये बस यही ए और बी को जोड़ दूंगा। अब हम लोग को इसको यूज करना होगा, इसको मैं कट करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले माई क्लास का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले इस क्लास का नाम माई क्लास, इसका ऑब्जेक्ट का एक नाम देता हूँ वो भी, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस क्लास को हम लोग कॉल करेंगे। अब क्या करूँगा, इस क्लास को ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा, फिर इसके बाद इस फंक्शन को कॉल करूँगा माई फंक्शन, और इसके पैरामीटर में अगर मैं इंटीजर कॉल पास करूँगा तो ये इंटीजर वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। फिर इस क्लास का ऑब्जेक्ट को लिखा, फिर इसके बाद माई फंक्शन लिखूंगा। और इस बार मैं अगर फ्लोट पास करूँगा जैसे 2.5f, तो ये फ्लोट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर एक और हमने फंक्शन बनाया है माई फंक्शन का नाम से, और यहाँ पे दो इंटीजर ले रहा है, यहाँ पे दे दिया 1 और दे दिया 5। और इसके बाद क्या करूँगा, सेव करके रन करूँगा तो एक कंपाइल टाइप पर चेक कर लेगा कि हमें किस में डाटा डालना है, मतलब किस में कौन जा रहा है। कहीं पे इंडल नहीं लगा है क्या, हाँ यहाँ पे इंडल नहीं लगा है,
इसीलिए सटा आ रहा था। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, माई फंक्शन में इंटीजर पास किया, तो 20 मैंने पास किया तो इंट वाले में गया। तो इसमें क्या किया है, ए हमारा 20 था, 20 और नम में यहाँ पे क्या है 11, तो 20 से 11 क्या हो जाएगा 31। फिर यहाँ पे फ्लोट हमने पास किया 2.5, फ्लोट वाले में क्या किया, फ्लोट यहाँ पर 2.5, एफ वाले जैसे कि हमने यहाँ पे 2.5 पास किया तो इसका कॉपी बन के जाएगा इस एफ वाले वेरिएबल में, ठीक है। तो एफ 2.5 और नम एफ था 8.5, दोनों को जोड़ गया तो 8 दो 10 यानी 11 हो गया, ठीक है। 11 यहाँ पे जोड़ दिया। फिर हमने यहाँ पे दो, यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया 1 और 5, तो यहाँ पे ए और बी में 1 और 5 जोड़ के हमें 6 मिल गया। ये था हमारा एग्जाम्पल फंक्शन ओवरलोडिंग का। अब पढ़ते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस अलाउ टू डिफाइन हाउ ऑपरेटर वर्क विद द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमें मदद करता है या हमें हेल्प करता है या आज्ञा देता है कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के साथ हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि प्लस ऑपरेटर था, तो आप जितना भी देखोगे प्रिमिटिव डाटा टाइप, यानी कि पहले से जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप यानी कि पहले से जो बने डाटा टाइप है उनके साथ ही वो ऑपरेशन करता है, चाहे वो जोड़ने का हो, ठीक है, चाहे वो कनकनेक्ट करने का हो। स्ट्रिंग, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, इंटीजर हो गया, ये सब प्री डिफाइंड डाटा टाइप हो गया। जबकि क्लास हो गए, स्ट्रक्चर ये सब हो गए, वो सब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। तो हम लोग इस एग्जाम्पल में देखेंगे, और क्लास में अगर कोई वेरिएबल वगैरह रहेगा तो हम लोग ऑपरेटर ओवरराइडिंग की मदद से उसको मतलब क्लास क्लास को कैसे जोड़ेंगे। हो भी सकता है क्लास क्लास में डाटा होंगे उनको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, तो ये सब इस वीडियो में देखेंगे। अब ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिस्ट है यहाँ पर, उसके टाइप यहाँ पे लिखा गया है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर के ये सब है आते हैं, बुलियन में ये सब आ जाते हैं ऑपरेटर। इतने सारे ऑपरेटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। पर ये सब ऑपरेटर को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, जैसे डॉट, स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर। आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इतने को हम लोग ओवरराइड करना है और इतने को नहीं करना है। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर उसके बाद रिटर्न टाइप क्या रहेगा, ये फंक्शन किस टाइप का रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद ऑपरेटर लिखेंगे, ऑपरेटर क्या है, ये हमारा कीवर्ड है, ये लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है, सिंबल, किस सिंबल को हम लोग ओवरलोड करना चाहते हैं। और इस पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट लिखा गया है, मतलब कि आपको इसके अंदर आर्गुमेंट पास करना है। फिर करली ब्रेसेस शुरू और बंद, जो काम करना है करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अब उसको समझते हैं, फिर उसके बाद कोड कर समझेंगे। यहाँ पर एक क्लास बनाया गया है माई क्लास नाम का, और यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगाया है, और इसके अंदर दो वेरिएबल लिखा गया है जो कि इंटीजर टाइप का है, जिनका नाम है ए और बी। यहाँ पे पब्लिक एक्स स्पेसिफायर लगाया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा गया है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ऑटोमेटिक कॉल का होगा। और ये जो ये क्लास है, जो भी क्लास है माई क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट जितनी बार बनेगा उतनी बार ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा। और उसके अंदर क्या लिखा गया है, ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, यानी ए और बी को इनिशलाइज कर दिया है कि है जब भी ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो 0 से इनिशलाइज कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन लिखा गया है गेट डाटा नाम का, और जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड, ठीक है, यानी कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और इस फंक्शन का क्या काम है, यूजर को बस मैसेज प्रिंट करना है कि इंटर है और ए को ए में डाल देना है, ठीक है। जो भी यूजर डालेगा ए और बी का वैल्यू, बस यूजर्स को इस फंक्शन का काम है इनपुट लेना, और कुछ विशेष काम नहीं है। ये आपको बेसिक कोड आपको समझ में आ रहा होगा। और अगला फंक्शन है जिसका नाम है शो डाटा, जिसका भी रिटर्न टाइप है वॉइड। इसका क्या काम है, बस आपको आउटपुट देना है ए और बी। ए में जो भी आपका वैल्यू है इसकी मदद से आपको प्रिंट हो जाएगा, और बी में जो भी वैल्यू है वो भी प्रिंट हो जाएगा। इस लाइन का मदद से ए प्रिंट होगा, इस लाइन का मदद से बी प्रिंट होगा। और इसमें बताना चाहूँगा, इस लाइन का मदद से यूजर को मैसेज शो होगा इंटर है, और इस लाइन की मदद से ए में डाटा डाल देगा। इस लाइन की मदद से
मैसेज प्रिंट होगा इंटर बी, और इस लाइन की वजह से क्या होगा, यूजर बी में डाटा डाल देगा। ठीक है, अब इसके बाद इस कोड को समझना है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझे, इस कोड को समझना है। इस कोड को समझने से पहले थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पहले हम लोग मेन फंक्शन के कुछ कोड समझ लेते हैं, तब यहाँ पे मैं समझाऊंगा, तब आपको बेटर समझ में आएगा। अब मेन के अंदर का कोड को समझते हैं। यहाँ पे इस क्लास जो माई क्लास लिखा गया, इसका 3 ऑब्जेक्ट बनाया गया, OB1 OB2 OB3। इस क्लास के 3 ऑब्जेक्ट है, और क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। उसी मदद से मतलब एक स्ट्रक्चर है, बस ऑब्जेक्ट बनाओ और अपना काम करो। इसके बाद एक मैसेज प्रिंट किया गया, इंटर मेंबर वैल्यू ऑफ OB1। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होगा कि इंटर वैल्यू ऑफ OB1 के लिए तुम क्या करो, डाटा डालो। तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट डाटा यहाँ पे कॉल किया गया है, तो ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू गेट डाटा फंक्शन कॉल होगा। इसका क्या काम था, यह से ए और बी लेना और ए और बी सेट कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद इंटर वैल्यू फॉर OB2, यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा, तो यूजर OB1 OB2 के लिए क्या करेगा, वो डाटा डालेगा। तो OB2 डॉट गेट डाटा ये जो फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ए और बी यूजर से मांगेगा, और क्या करेगा, ए और बी ऑब्जेक्ट 2 के लिए सेट कर देगा। ये अलग अलग बन रहा है, ठीक है, ए के लिए अलग और बी के लिए अलग बन रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो सबका कॉपी अलग अलग बन रहा है। क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। बस एक बार क्लास बना लिए, उसको रीयूज करना होगा, तो बस ऑब्जेक्ट बनाए अलग अलग रीयूज कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या क्या लिखा गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे चल रहा है, हर बार जब चल रहा है ना, तब बाय डिफॉल्ट को 0 कर दे रहा है दोनों को। ठीक है, मतलब जब भी नया ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो 0 कर दे रहा है। और क्या कर रहा है ना, ये सबको अलग अलग ये सब बन रहा है, ऑब्जेक्ट 1 के लिए अलग, ऑब्जेक्ट 2 के लिए अलग, ऑब्जेक्ट 3 के लिए अलग। अब यहाँ पे OB3 इक्वल टू OB1 प्लस OB2 लिखा गया, मतलब कि ऑब्जेक्ट 3 में ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 के जो भी ए और बी है जोड़कर इसमें डाल दो। अब इसके कोड का आगे को हम लोग आगे समझेंगे, पहले यहाँ से अब मेन समझते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या काम था, ऑब्जेक्ट 3 के अंदर ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 को जोड़ दो। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कोड लिखा गया, रिटर्न टाइप लिखा गया है। ठीक है, रिटर्न टाइप सेम इसी क्लास का नाम लिखा गया है। ठीक है, अब इस क्लास का क्यों लिखा गया है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर इस क्लास का नाम लेकर एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न करा रहे हैं, ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा तो इसी क्लास टाइप का ना होगा, तो इसीलिए हम लोग इस क्लास का नाम लिखेंगे। फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए ऑपरेटर कीवर्ड लिखते हैं, तो ऑपरेटर हमने लिखा। फिर इसके बाद किसको ऑपरेट का मतलब ओवरलोडिंग करना है, प्लस ऑपरेटर करना है ना, हाँ तो प्लस ऑपरेटर मैंने लिख दिया। आप माइनस भी आप लिख सकते हैं, माइनस ऑपरेटर को ओवरलोडिंग करना है तो। फिर इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग यहाँ पे एक पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, पैरामीटर भी पास किया गया है क्या, सेम इसी क्लास टाइप का, और एक वेरिएबल देते हैं x। पहले हम लोग यूजर डिफाइंड, जैसे कि अब जब हम लोग पढ़ रहे हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप पढ़ रहे हैं, तो यूजर द्वारा डिफाइन किया डाटा टाइप, जैसे कि क्लास हमारा यूजर द्वारा डिफाइन किया गया डाटा टाइप है, ये अगर रिटर्न कर रहा है सेम क्लास टाइप का, ठीक है, तो हो सकता है एक पैरामीटर भी सेम क्लास टाइप का ले रहा होगा। ठीक है, तो इसमें ले भी रहा है इसी क्लास टाइप का। पहले नॉर्मल था कि अगर हमें पैरामीटर इंटीजर टाइप का आ रहा है, इसके अंदर इंटीजर टाइप का आ रहा है, तो हम लोग इंट लिखते थे, और फ्लोट टाइप का रहता फ्लोट लिखते थे। पर इसमें पैरामीटर जानते हैं सेम इसी क्लास टाइप का आएगा, तो सेम इसी क्लास का नाम, फिर उसके बाद एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अंदर क्या किया, सेम यही क्लास का क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना जिसका नाम दिया टेम्प। अब इसका ऑब्जेक्ट बना टेम्प, तो टेम्प के अंदर भी ए और बी होंगे ना, टेम्प के अंदर ए और बी होंगे, तो क्या कर रहे हैं, टेम्प ए, टेम्प के अंदर जो ए है इक्वल टू कर दो एक्स डॉट ए, जो इस पैरामीटर में ए आया, टेम्प डॉट ए इक्वल टू एक्स डॉट ए, मतलब कि जो एक्स जो यहाँ पर जो क्लास आया, उस क्लास के अंदर जो ए है उसको जोड़ो, अब प्लस में ए कर दो। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा एक डायग्राम समझते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे लाइन था ऑब्जेक्ट 3 इक्वल टू OB1 प्लस OB2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो ग्रीन वाला लाइन देख रहे हैं ना, जो ऑब्जेक्ट 2 है,
ऑब्जेक्ट टू ही पैरामीटर में आ रहा है। ऑब्जेक्ट टू हमने बताया था ना क्लास टाइप का है। ऑब्जेक्ट टू यहाँ पे आ जाएगा इस पैरामीटर में, मतलब ऑब्जेक्ट टू का यहाँ पे एक कॉपी बन जाएगा एक्स के अंदर। अब जो एक्स के थ्रू जो एक्स इसके अंदर है एक्स डॉट ए करेंगे तो हम लोग जो इस ऑब्जेक्ट टू के अंदर जो ए का वैल्यू था वो ए को एक्सेस कर लेंगे, और एक्स डॉट यहाँ बी करेंगे तो ऑब्जेक्ट टू के अंदर जो बी था उस बी वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन जो है, ऑब्जेक्ट वन यहाँ पे है, ए प्लस बी यहाँ पे है, ठीक है। ए और बी ये ऑब्जेक्ट वन है। ऑब्जेक्ट वन क्या है? ऑब्जेक्ट वन कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, जबकि ऑब्जेक्ट टू क्या है? पैरामीटर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट टू पैरामीटर में जाएगा, ऑब्जेक्ट वन कॉल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पर क्लास बनाया, इसका ऑब्जेक्ट टेम्प पे बना था। तो टेम्प ए इक्वल टू कर दो एक्स डॉट ए, मतलब ऑब्जेक्ट टू के अंदर जो ए है प्लस कर दो यहाँ पे ओ बी वन जो है ना, ओ बी वन का ए और बी यहाँ पे है, मतलब कि ऑब्जेक्ट टू के अंदर जो ए है और ऑब्जेक्ट वन के अंदर ए है वो जोड़ दो। फिर टेम्प डॉट बी, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट टेम्प डॉट बी इक्वल टू कर दो, मतलब कि इसके अंदर भी एक बी नाम का वेरिएबल होगा ना, तो टेम्प के अंदर जो बी नाम का वेरिएबल है उसके इक्वल टू कर दो एक्स डॉट बी, यानी एक्स के अंदर जो बी है, एक्स के अंदर बी कौन? जो ऑब्जेक्ट टू के अंदर बी, ऑब्जेक्ट टू के अंदर जो भी है, ऑब्जेक्ट टू के अंदर जो भी हमने डाला था वो प्लस कर दो इस बी को। बी कौन सा? ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट वन के जो अंदर बी है वो यहाँ पे जोड़ दो, और यहाँ पे रिटर्न कर दो टेम्प को। जब ये टेम्प यहाँ से रिटर्न होगा, इस सबको जोड़कर रिटर्न होगा तो ऑब्जेक्ट थ्री के अंदर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट थ्री के अंदर रिटर्न होगा तो ऑब्जेक्ट थ्री के अंदर भी ए और बी होगा, तो उसके अंदर वो चला जाएगा। तो क्या होगा फिर इसके बाद डाटा वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट वन, तो क्या हो जाएगा, हमें मैसेज प्रिंट होगा डाटा वैल्यू ऑब्जेक्ट वन, जो हमने यूजर में डाटा डाला होगा तो वो हमें प्रिंट होगा। और फिर डाटा वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट टू, जो भी हमने डाटा डाला ऑब्जेक्ट टू के अंदर, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट थ्री के अंदर जो भी डाटा हमने डाला था, दोनों को जोड़कर हमें शो होगा। अब इसको कोड करके हम लोग समझते हैं। इसको मैं कट करता हूँ, और ये जो माई क्लास है, एक क्लास को यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं हटा देता हूँ, कट करता हूँ और ऐसा ऑब्जेक्ट भी हटाता हूँ। अब हम लोग फ्रेश एक क्लास बनाएंगे। इस क्लास का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, क्लास लिखा, इस क्लास का नाम देता हूँ माई क्लास, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट लिखा, और इसके अंदर दो वेरिएबल बनाऊंगा, इंट ए और बी। इंटीजर टाइप का दो वेरिएबल हैं जिनका नाम है ए और बी। फिर यहाँ पे पब्लिक एक्स स्पेसिफायर लगाऊंगा। फिर इसके अंदर क्या करूँगा, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जो क्या करेगा ना, जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है। तो ए और बी को दोनों को जीरो कर दो, ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू कर दो जीरो, इनिशियली जीरो रह जाएगा दोनों। फिर इसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं फंक्शन बनाता हूँ जो कि रिटर्न टाइप वॉइड रहेगा। इस फंक्शन का नाम रहेगा गेट डाटा, ठीक है। ये क्या करेगा, यूजर से डाटा लेगा। इसका क्या काम रहेगा, एक भाई सबसे पहले मैसेज प्रिंट कर दो यूजर को, तो भाई इसमें इंटर कर दो ए, ठीक है, इंटर ए वैल्यू, ठीक है, ए का वैल्यू डालो। फिर इसके बाद न्यू लाइन लगा दूंगा, और फिर इसी लाइन को डुप्लीट कर दिया, इसको कर दूंगा इंटर बी वैल्यू। ये तो मैसेज प्रिंट करेगा ना। अब डालने का क्या काम रहता है, सी आउट की मदद से प्रिंट होता है, सी इन की मदद से डालता है। तो सी इन ए इस ए में चला जाएगा, फिर ये क्या होगा, ये बी में चला जाएगा, ठीक है। मैसेज प्रिंट होगा इंटर ए वैल्यू, जो भी वैल्यू डाला वो ए में चला जाएगा। फिर इंटर बी वैल्यू, मैसेज प्रिंट होगा, जो भी बी डाला बी में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा जिसका रिटर्न टाइप वॉइड ही रहेगा, और उस फंक्शन का नाम मैं देता हूँ शो डाटा। ये क्या करेगा, हमें जो भी ए और बी में जो डाटा है हमें प्रिंट होकर मिलेगा। सी आउट करूँगा और यहाँ पे डबल कोट्स लगाऊंगा, ए इक्वल टू और इसके बाद इंड, और यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा ना। ए क्यों लिख रहा हूँ, ए इक्वल टू ये मैसेज प्रिंट होगा, और यहाँ पे ए लिखने का मतलब ए वाला वेरिएबल, ठीक है।
फिर इसके बाद इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये बी जो कैपिटल बी है वो प्रिंट होगा, ये स्मॉल बी है ना, ये स्मॉल बी हमारा इस प्राइवेट नाम का वेरिएबल बनाना है, तो उसको के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले इस क्लास का नाम लिखूंगा माई क्लास, रिटर्न टाइप माई क्लास हो जाएगा, और यहाँ पे ऑपरेटर लिखूंगा। ऑपरेटर कीवर्ड है वो लिखना पड़ेगा। और किस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, प्लस को, तो मैंने प्लस लिखा। और एक पैरामीटर लेगा, पैरामीटर किस टाइप का लेगा, सेम इसी क्लास टाइप का, जो कि इस क्लास का नाम है माई क्लास, और इस पैरामीटर के लिए एक वेरिएबल बना दिए एक्स। फिर इसके बाद इसके अंदर इस जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो कोड था उसके अंदर भी, या इसको फंक्शन बोल सकते हैं, उस फंक्शन के अंदर एक क्लास बनाऊंगा और एक यहाँ क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट बना दूंगा जिसका नाम देता हूँ टेम्प। ठीक है, अब टेम्प डॉट ए मतलब इस माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना टेम्प, तो यानी कि जब बना तो इसके अंदर भी ए और बी हो सकता है ना, तो ऑब्जेक्ट को पकड़ टेम्प डॉट ए इक्वल टू, पहले क्या करते थे, ऑब्जेक्ट उस वैल्यू का नाम लेकर हम लोग एक्सेस करते थे। इससे पहले अगर आपने उप्स का वीडियो मेरा देखा है या C++ सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो मैं उसमें एक्सेस करके दिखाया हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद हम इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। फिर क्या करूंगा, एक्स डॉट ए मतलब जो इस पैरामीटर के थ्रू आ रहा है, इस पैरामीटर के थ्रू क्या आएगा हमने इससे पहले समझा था, वो जोड़ो, प्लस में क्या करो और ए जोड़ दो। मतलब इसमें तो आ रहा था ना ऑब्जेक्ट टू आ रहा था ना, ऑब्जेक्ट टू आ रहा था, इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्ट वन। अब इसी लाइन को डुप्लीकेट कर दूं, नहीं कंफ्यूजिंग आप लोग का। फिर इसके बाद टेम्प के अंदर बी नाम का वेरिएबल होगा ना, तो उसको भी एक्सेस करेंगे। इसके अंदर टेम्प डॉट बी में डालो, टेम्प डॉट बी में कौन डालो, एक्स के अंदर बी है वो भी डालो। ठीक है, एक्स डॉट बी ई भी डालो। फिर इसके अंदर ऑब्जेक्ट वन था ना, ऑब्जेक्ट वन के अंदर क्या था, केवल बी था, वो भी डालो। मतलब ये दोनों को जोड़ दो, मतलब ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू के अंदर जो भी बी है वो टेम्प बी के अंदर डाल दो। फिर इसके बाद क्या करना है, रिटर्न कर देना है। रिटर्न करना क्या, रिटर्न टर्न, फिर इस टेम्प को यहाँ पे रिटर्न करना, मतलब इस ऑब्जेक्ट को यहीं पे रिटर्न करना हो, और जो ये रिटर्न होगा ऑब्जेक्ट 3 में जाकर स्टोर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मेन फंक्शन में आता हूँ और इस क्लास जो माई क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट वन बनाया, ऑब्जेक्ट टू बनाया और ऑब्जेक्ट 3 बनाया, 3 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। लास्ट में लगाऊंगा सेमीकोलन। ठीक है, फिर इसके बाद मैं मैसेज प्रिंट करूंगा यूजर के लिए, सी आउट करूंगा इंटर वैल्यू फॉर OB1। ठीक है, ऑब्जेक्ट वन के लिए वैल्यू डालो भाई, और इसी लाइन को क्या करूंगा, 2 बार डुप्लीकेट कर लूँ, इसे रहने देता हूँ। फिर ठीक है, फिर इसके बाद इस ऑब्जेक्ट वन के थ्रू OB1 डॉट क्या चाहिए हमको, डाटा यूजर से लेना ना, तो गेट डाटा, गेट डाटा ही ना काम करेगा, यूजर से डाटा लेगा और उसके अंदर डाटा आएगा, तो गेट डाटा। फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस कॉपी यहाँ पे करूँगा, ये दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहीं पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इस लाइन को चेंज करते हैं, इंटर वैल्यू और ऑब्जेक्ट टू कर दिया, और ऑब्जेक्ट टू डॉट गेट डाटा करूंगा, तो ऑब्जेक्ट टू की मदद से गेट डाटा कॉल होगा। तो अब ऑब्जेक्ट टू के लिए क्या करेगा, यूजर से डाटा वो लेगा। ठीक है, वो फंक्शन चलेगा गेट डाटा के, हम लोग समझे भी थे इससे पहले। फिर इसके बाद क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट 3 इक्वल टू कर दूंगा ऑब्जेक्ट वन। ठीक है, ऑब्जेक्ट वन OB1 प्लस OB2। ठीक है, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू को जोड़ दो, और जो सेकंड टाइम जो लिखते हैं ऑब्जेक्ट टू, जो भी पैरामीटर में लिखना है सेकंड टाइम लिखेगा तो पैरामीटर में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करूंगा, एक मैसेज प्रिंट करूंगा, सी आउट डाटा वैल्यू ऑफ OB1। फिर इसके बाद एक नया लाइन लगा दूंगा इंडेल, और थोड़ा स्पेस इस सब में दे देता हूँ कि थोड़ा स्पेस लगे, वरना सब सटे सटे आ जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर इसके बाद इस ऑब्जेक्ट वन को पकड़ूंगा, फिर इसके बाद क्या, शो डाटा फंक्शन कर दूंगा, तो क्या होगा, शो डाटा फंक्शन कॉल होगा। शो डाटा के अंदर क्या था, ए और बी जो भी है ऑब्जेक्ट के एक अंदर हमें प्रिंट हो जाएगा। इसी लाइन को और एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं क्या करूँ, 2 बार कॉपी करूंगा, एक बार और पेस्ट किया और एक बार और पेस्ट किया,
2 बार कॉपी नहीं, पेस्ट 2 बार करना था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट2 यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा ऑब्जेक्ट2। अब ऑब्जेक्ट2 की मदद से शो डाटा फंक्शन कॉल करूंगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट3 की मदद से शो डाटा फंक्शन कॉल करूंगा। ठीक है, अभी हमारा कोड हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक कोड हमने समझा था और हमने कोड भी लिख लिया। अब मैं सेव करूंगा। ठीक है, सेव किया। अब मैं रन करूंगा तो हमें देखिए क्या होगा। इसको अब बड़ा करते हैं। इंटर ए वैल्यू, यहाँ पे देखिए इंटर वैल्यू फॉर OB1 लिखा है। ऑब्जेक्ट1 के लिए वैल्यू डालो। सबसे पहले क्या डाला, ए के लिए डालो, मैंने डाला 10। फिर क्या बोला, इंटर बी वैल्यू, मैंने डाला 20। अब क्या मैसेज प्रिंट हुआ, इंटर वैल्यू फॉर OB2, मतलब ऑब्जेक्ट2 के लिए वैल्यू डालो। ऑब्जेक्ट2 के लिए क्या, इंटर ए वैल्यू, ऑब्जेक्ट2 के लिए ए के लिए वैल्यू डालो, तो मैंने डाला 30। अब बी के लिए डालूंगा 40। तो यहाँ पे हमें प्रिंट हो गया क्या, इंटर वैल्यू ऑफ OB1। ये जो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कोड मैंने लिखा, ये 4 लाइन, ये नहीं लिखता तो हमें ए वाली नहीं शो होता। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये ऑब्जेक्ट2, तो अगर ये नहीं लिखता तो ये हमें शो नहीं होता। तो मैं शो करने के लिए यहाँ पे लिखा था। यहाँ पे डाटा वैल्यू ऑफ OB1 मैंने डाला था क्या, 10-20 डाला था ना, ऑब्जेक्ट1 के लिए 10-20, और ऑब्जेक्ट3 के लिए 30-40 डाला था। अब मेन बस यही है, ये क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ कर हमें शो करके दिखा रहा है। तो क्या यहाँ पे लिखा है, इंटर वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट3, दोनों को जोड़ा, ए और ए, ऑब्जेक्ट1 ऑब्जेक्ट बी के को जोड़ा, तो 10 और 30 क्या हो गया, 46 हो गया। फिर इसके बाद 20 और 40 यहाँ पे जोड़ के क्या हो गया, 60 हो गया। ठीक है, ये तो हमारा रहा कि प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर माइनस ऑपरेटर करना रहता ओवरलोडिंग तो यहाँ पे करता माइनस, और यहाँ पे भी मैं करता माइनस, और यहाँ पे मैं करता माइनस, और यहाँ पर भी मेरे को करना पड़ता माइनस। हम कर दिए माइनस। अभी मैं सेव करूंगा और वो मैसेज प्रिंट कराना चाहते तो करा सकते हैं। फिर अभी मांग रहा है डाटा 10, 20, 30 और यहाँ पर डाला 40। अब देखिए क्या हुआ, ए में डाला 10, बी में डाले 20। फिर ऑब्जेक्ट1 के लिए ऑब्जेक्ट2 को डाली, ए में डाले 30, बी में डाले 40। अब दोनों में घटा तो ये क्या घटाया कि ये ऑब्जेक्ट2 में से घटाया 30 में से घटा 10। ठीक है, फिर 40 में से घटाया 20, तो हमें 20-20 आउटपुट आ गया। और वही अगर मल्टीप्लाई करना रहता तो भी कर सकते थे। पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाता, फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का सिंबल लगाता, मतलब इस यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो अब हम लोग दो क्लास को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना भी सीख है। सेव करता हूँ और रन करता हूँ। इस पर डालता हूँ क्या, 2, 3, 4, 5। तभी देखिए 2 और 4 के 2 चौके 8, और 3 और 5, 3 5 15, हमें दिख गया। ठीक है, और हाँ ये भी बता रहा था ना कौन सा कोड कहाँ पे आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे x.a में ए वाला आ रहा है कि नहीं। अब मैं बता रहा था कि जैसे कि कौन सा यहाँ पे x.a में ऑब्जेक्ट2 का ही आया, ये कैसे में पता चलेगा, कोड के थ्रू कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो यहीं पर देखिए क्या करता हूँ, मैं सी आउट करूंगा। ठीक है, और डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा x.a। x.a हमें प्रिंट होगा। ठीक है, ये मैसेज हमें प्रिंट होगा। अब वैल्यू हमें प्रिंट कराना ना, तो x.a यहीं पे लिखूंगा, तो ए के अंदर जो भी डाटा रहेगा हमें प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरह इस लाइन को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, 2 बार कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये है ना हमारे पास, ये यहाँ पे लिख दूंगा, ये यहाँ पे हमें प्रिंट होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, टेम्प के अंदर क्या है, टेम्प के अंदर जो भी है हमें मिल जाए। फिर यहाँ पे लिख दूंगा टेम्प.b, या डबल कोट्स के अंदर प्रिंट होगा, और इसके अंदर वाला कोड जो वैल्यू होगा वो हमें प्रिंट होगा। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर जो लिखा है सेम वही प्रिंट होता है। अब यहाँ पे सबके जगह में x था ना, वहाँ पे x तो रहेगा ही, ए जहाँ पे है ना वहाँ पे b कर देना है, यहाँ पे b, और यहाँ पे कर देना b, और यहाँ पे कर दूंगा b, और यहाँ पे भी कर दूंगा b, और यहाँ पे भी कर दूंगा b, और यहाँ पे भी कर दूंगा b। हमने प्लस वाला भी कोड ला दिया। ठीक है, अभी मैं सेव करूंगा
अब पता चलेगा कौन किसको जोड़ रहा है और कितना कितना कहाँ पे वैल्यू हो रहा है। सेव किया, अब मैं रन करूंगा। इसको अब बड़ा करता हूँ। इंटर वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट वन के लिए वैल्यू डालो। मैंने डाला ऑब्जेक्ट वन इंटर वैल्यू फॉर ए, ठीक है 10 डाला। बी का डालिए 20, ऑब्जेक्ट टू के लिए ए में डाला 30 और बी में डाला 40। तो यहाँ पर देखिए एक्स डॉट ए 30 है। तो यानी कि हम लोग बोल रहे थे ना, जो पैरामीटर में आता है, जो हमने कोड में देखा था कि पैरामीटर में ऑब्जेक्ट टू आता है, तो ऑब्जेक्ट टू का है देखिए 30 आया, ठीक है। और ए जो है वो ऑब्जेक्ट वन का है, मतलब प्लस ये लिखते थे ना, यहाँ पे एक बार कोड में समझा दूं, थोड़ा दिखा दूं। तो इसमें बोलते थे ना, ये पैरामीटर में आता था ना, ऑब्जेक्ट टू इसमें पास होता है। तो यानी एक्स डॉट ए करेंगे तो ऑब्जेक्ट टू का पास होगा। ऑब्जेक्ट टू मतलब ऑब्जेक्ट टू डॉट ए। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट टू किधर गया यार भाई, यहाँ पे एक्स डॉट ए इक्वल टू 30। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट टू के लिए हमने 30 पास किया था, और यहाँ पे ए जो है ना वो ऑब्जेक्ट क्या है, वन है। तो ऑब्जेक्ट वन के लिए हमने क्या डाला था, ऑब्जेक्ट वन के लिए हमने डाला 30। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर ऑब्जेक्ट वन के लिए क्या डाला है, ए बराबर 10 डाला है ना। तो ए बराबर देखिए ए बराबर यहाँ पे 10 आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक्स डॉट ए यानी एक्स डॉट ए 30 10 40, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन जोड़ा, ऑब्जेक्ट 30 10 जोड़ा 40 हुआ। तो टेम्प के अंदर ए टेप के अंदर ए टेम्प पे कितना है वैल्यू, टेम्प पे हो जाएगा 40, दोनों को जोड़ कर चला गया 40। यहाँ पे देखिए एक्स डॉट बी 40 है, मतलब कि हमने क्या डाला था, ऑब्जेक्ट टू में डाला था, ऑब्जेक्ट टू में डाला था क्या 40, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू यहाँ पे आया, ऑब्जेक्ट टू में किधर गया एक्स डॉट बी 40। तो यहाँ देखिए पैरामीटर में हमने डाला था, जैसे पैरामीटर में ऑब्जेक्ट टू आता है तो कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स डॉट बी 40, अब प्लस बी लिखा है, प्लस बी मतलब बी जो है ना ये ऑब्जेक्ट वन है। ऑब्जेक्ट वन में मतलब ऑब्जेक्ट वन में यहाँ पे बी इक्वल टू 20 लिखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट वन के लिए हमने बी का वैल्यू क्या डाला है 20, तो 20 हमें आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ा, टेम्प डॉट किधर टेम्प डॉट बी, ये दोनों का एक्स डॉट बी और बी को जोड़ा 40 20 60, तो हमें 60 आ गया। इस तरह आप कोड को डिकोड कर सकते हैं, एक एक लाइन को प्रिंट कर ना समझ में। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है हमें पता है, और समझना भी तो जरूरी है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, मैं खुद 2-3 वीडियो देखने के बाद समझ आता। अब पढ़ते हैं वर्चुअल फंक्शन के बारे में। ए वर्चुअल फंक्शन इज ए मेंबर फंक्शन दैट इज डिक्लेयर विद इन ए बेस क्लास एंड रीडिफाइंड बाय अ डिराइव्ड क्लास। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, एक मेंबर फंक्शन होता है जो कि डिक्लेयर होता है बेस क्लास के अंदर, पर उसको रीडिफाइन किया जाता है डिराइव्ड क्लास के अंदर। अब जानते हैं वाई यूज वर्चुअल फंक्शन, हम लोग वर्चुअल फंक्शन क्यों यूज करते हैं। पेरेंट और चाइल्ड क्लास के पास सेम मेंबर फंक्शन का नाम का फंक्शन है, ठीक है। और आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के लिए। फिर उसके बाद क्या कहे कि आप जो पॉइंटर जो है हमारे पास, जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट हमने बनाया उसके अंदर आपने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया। तो आप सोच रहे हैं कि आप जब एक्सेस करेंगे तो अब हमारा क्या होगा कि वो हमारा चाइल्ड क्लास के अंदर जो हमने फंक्शन बनाया वो एक्सेस होगा, पर ऐसा नहीं होगा। वहां पे हम लोग पेरेंट क्लास का ही मेंबर फंक्शन एक्सेस होगा। तब इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए हमको वर्चुअल कीवर्ड का यूज करते हैं उस फंक्शन के आगे, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व होता है। एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। अब क्या करता हूँ, कोड क्लास का जो है ना, यहाँ पूरा क्लास हटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, और इसको भी हटाया, सबको हटाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। सब मैंने पहले का कोड हटा दिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास, इस क्लास का नाम देता हूँ पेरेंट, ठीक है। और इसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर लिख दूंगा पब्लिक। इसके बाद एक फंक्शन बनाऊंगा वॉइड टाइप का, और इसका नाम दे दूंगा डिस्प। इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट होगा सी आउट आई एम पेरेंट क्लास, लास्ट में लगा दूंगा इंडल। और एक और मैं इसमें फंक्शन बना देता हूँ, एक और मैं फंक्शन बनाता हूँ वॉइड टाइप का, और इस फंक्शन का नाम दे देता हूँ ग्रीट, दे देता हूँ
और एक क्या करेगा फंक्शन, एक मैसेज प्रिंट करेगा हेलो फ्रॉम पेरेंट क्लास, ठीक है। फिर इसके बाद न्यू लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, यहाँ पे क्लास खत्म होता है वरना एरर आएगा। फिर इसके बाद एक और मैं क्लास बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ चाइल्ड, और चाइल्ड क्लास क्या करेगा, इनहेरिट करेगा पेरेंट क्लास को। यहाँ पे लिखता हूँ पेरेंट, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस शुरू और बंद। इसके अंदर फंक्शन का सेम यही दोनों फंक्शन रहेगा, ठीक है। इसके अंदर मैं पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पी कैपिटल होगा, पी जो है कैपिटल होगा, और सी यहाँ पे मैं भी कैपिटल कर देता हूँ, यहाँ पे छोटा भी रहता तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ पे आई एम चाइल्ड क्लास लिख देता हूँ इसमें, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करता हूँ, पेरेंट क्लास का क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो कि पॉइंटर टाइप का, तो स्टार पी लगाया तो इस पेरेंट क्लास का पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसका नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना देगा सी, ठीक है। जो पॉइंटर होता है किसी न किसी का एड्रेस होल्ड करता है, तो क्या करता हूँ, इस पॉइंटर जो ऑब्जेक्ट है इक्वल टू कर दूंगा और M% का सिंबल लगाकर मैं इसके अंदर क्या पास कर दूंगा, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा जो डिस्प और ग्रीट फंक्शन है, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। अब पॉइंटर के को एक्सेस करने के लिए हम लोग एरो ऑपरेटर उपयोग करते हैं, तो क्या करता हूँ, इस पॉइंटर का नाम दिया है पी और एरो ऑपरेटर। फिर इसके बाद हमारे पास दो फंक्शन है, एक डिस्प है तो पहले डिस्प कॉल करूंगा, फिर इसके बाद क्या करूंगा, इस पॉइंटर को पकड़ूंगा और इसके बाद एक है ग्रिड, ठीक है। हमने क्या किया, इस पॉइंटर के अंदर चाइल्ड क्लास के क्या किया, ऑब्जेक्ट के एड्रेस को पास कर दिया है, तो सेव करूंगा और रन करूंगा। ये क्या हुआ, सी डर नोट टाइप चाइल्ड सी, सेव करता हूं और रन करता हूं, ठीक है। सेव लगता है नहीं हुआ था, तो देखिए आई एम पेरेंट क्लास हेलो फ्रॉम पेरेंट क्लास, थोड़ा क्या करता हूँ क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, फिर से रन किया, इसको मैं छोटा करूंगा। हमने सोचा था कि हमारे पास पॉइंटर है, ठीक है, हम पॉइंटर के अंदर अगर चाइल्ड क्लास का एड्रेस पास कर देंगे तो हमारे चाइल्ड क्लास का जो भी फंक्शन वगैरह है कॉल होगा, पर क्या होगा, चाइल्ड क्लास का नहीं कॉल होगा, पेरेंट क्लास का कॉल होगा। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे अगर इसके पहले अगर वर्चुअल लगा दूंगा, वर्चुअल, तो इस बार डिस्प के लिए क्या होगा, डिस्प के लिए हमारे पास कॉल हो जाएगा चाइल्ड वाला, देखिए आई एम चाइल्ड क्लास, आई एम चाइल्ड क्लास, ठीक है। और अगला हेलो फ्रॉम पेरेंट क्लास, जैसे कि ग्रिड के लिए हमने नहीं लगाया, हमने डिस्प के लिए लगाया था वर्चुअल। इस कंडीशन में बस डिस्प के लिए ही हमारा कॉल होगा चाइल्ड वाला। अगर हमको ये जो ग्रिड के लिए भी हमें क्या करना है, अगर मैं एड्रेस पास कर दूं चाइल्ड का तो चाइल्ड वाला प्रिंट हो, तो बस इसके पहले भी मैं वर्चुअल लगा दूंगा। अगर नहीं लगाता हूं तो क्या करेगा, पेरेंट वाला ही कॉल होता। अभी हेलो फ्रॉम पेरेंट क्लास लिख रहा था ना, इसके आगे भी मैं वर्चुअल लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हेलो फ्रॉम चाइल्ड क्लास, दोनों में चाइल्ड क्लास हो गया, ठीक है। अगर मैं हटा दूंगा तो सब पेरेंट को एक्सेस करने लगेगा। अब पढ़ते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में। ए प्योर वर्चुअल फंक्शन इज ए वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर इन द बेस क्लास विदाउट डेफिनेशन। प्योर वर्चुअल फंक्शन एक वर्चुअल फंक्शन है जो कि डिक्लेयर किया जाता है बेस क्लास में, बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास में। इन सिंपल वर्ड, इट डज नॉट नथिंग इन द बेस क्लास, मतलब कि वो कुछ नहीं करता, बस डिक्लेयर करके छोड़ दिया रहता है पेरेंट क्लास में। बट द डिराइव्ड क्लास मस्ट प्रोवाइड एन इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस फंक्शन, अदरवाइज वी शैल यू गेट ए कंपाइलेशन एरर। क्या होता है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन में उसको बस डिक्लेयर करके पेरेंट क्लास में छोड़ दिया रहता है, पर जो उसको डिराइव करेगा, तो जो डिराइव करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करके छोड़ नहीं सकता है, उसको डेफिनेशन चाइल्ड में करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। यू कैन डिक्लेयर ए प्योर वर्चुअल फंक्शन यूजिंग
virtual and equal to 0 to indicate that must be overwritten any derived class। बस अगर उसको यूज करना है तो आपको क्या लिखना है, उस क्लास के अंदर वर्चुअल लिखना है, फिर उसके बाद उसका रिटर्न टाइप और उस फंक्शन का नाम इक्वल टू 0 कर देना है, तो ये आपका वर्चुअल फंक्शन हो जाएगा। यही हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी में क्या करता हूँ, इसको मैं कट कर दूँ, हाँ कट कर देता हूँ, इसको भी मैं क्या कर दिया, कट कर दिया। और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको भी यहाँ से लेके आता हूँ, पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे 0 लगा दिया। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे बनता है, वर्चुअल वॉइड मतलब वर्चुअल लिखना है, फिर रिटर्न टाइप उस फंक्शन का नाम इक्वल टू 0 कर दूंगा, ठीक है। और एक ग्रिड वाला जब उड़ा दिए तो ग्रिड वाला उड़ा दूंगा। अब मैं सेव करूंगा, ये सभी जगह ऐसे पॉइंटर के साथ नहीं, बिना पॉइंटर के साथ भी इसको खेल सकते हैं। तो मेरे पुराना वाला कोड पॉइंटर के साथ था, तो हम इसी के साथ खेल लेते हैं। सेव करूंगा और रन करूंगा तो अभी हमें एरर नहीं करेगा, आई एम चाइल्ड क्लास, ठीक है। पर अगर मैं इसको यहाँ पे ना यूज करूँ, ठीक है, अभी मैं सेव करूंगा और जैसे ही रन करूंगा तो हमें एरर मार देगा भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्चुअल वॉइड पेरेंट, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है एरर, देखिए बिकॉज द फॉलोइंग वर्चुअल फंक्शन अपीयर विथ इन चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो उसको पहले हमको यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे डेफिनेशन देना ही पड़ेगा। तो अगर मैं इसको अनकमेंट करूंगा, अब मैं सेव करूंगा और रन करूंगा तो हमारा प्रॉपर काम करने लगेगा। इसको बड़ा कर लूँ, ये क्या हुआ, सेव करता हूँ और रन करता हूँ, ठीक है। कभी कभी पगला जाता है कंपाइलर। अब एक टर्म सुनने को मिलता है abstract क्लास। abstract क्लास कैन हैव वन और मोर वर्चुअल फंक्शन। जो abstract क्लास है उसके पास एक या एक से ज्यादा वर्चुअल फंक्शन होते हैं। यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन abstract क्लास। हम लोग उस abstract क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई आपके पास क्लास है, उसमें अगर आप केवल वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे और डायरेक्टली आप उसको अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप वहां पे हमें क्या देगा, एरर दे देगा। अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। abstract क्लास का फंडा है कम से कम एक वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एक वर्चुअल फंक्शन है पेरेंट। अब इस पेरेंट का अगर मैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाऊं, जैसे पॉइंटर मैंने बना दिया, अगर नॉर्मल में ऑब्जेक्ट बना दूं ptr, तो ये हमें क्या देगा, एरर दे देगा। देखिए एरर दे दिया। हम इसका जो वर्चुअल फंक्शन है, ठीक है, मतलब पेरेंट क्लास जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसे हम लोग बोलते हैं ना, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कम से कम एक या एक से ज्यादा वर्चुअल फंक्शन होगा, पर जिस क्लास के अंदर वो होगा उसका हम लोग ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, पॉइंटर बन जाएगा। पॉइंटर की मदद से जो भी एड्रेस वगैरह पास करना पड़ेगा खेल सकते हैं, पर नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाएगा तो एरर दे देगा। अभी मैं सेव करके रन भी करूंगा ना, तो हमें एरर देगा और एरर को पढ़ लीजिएगा। कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल ptr टू बी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप। एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है, आप इसको क्या ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं नॉर्मल जो बनाते हैं, पर ये पॉइंटर टाइप का बनेगा, पॉइंटर टाइप की मदद से खेल सकते हैं, ठीक है।